नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी ग्रामर से शब्द, अर्थ एवं वाक्य विचार जो कि आज हिंदी ग्रामर से जो कि आपको 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th अर्थात आप जब भी हिंदी के बारे में सोचेंगे तो यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो कि हिंदी ग्रामर का जो टॉपिक है वह सब जगह काम आता है, चाहे आप बुक पढ़ रहे हों, ठीक है, और चाहे आप कुछ भी कर रहे हों। अर्थात हिंदी विषय को लेकर के जो कि विभिन्न एग्जामों तक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब हम उनका यहाँ विस्तृत अध्ययन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि हिंदी पाठों की जो श्रृंखला है वह अब शुरू हो चुकी है और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़ने की कोशिश करें, जिससे कि आपका हिंदी ग्रामर से लेकर जो भी समस्याएं आपको सामने आती हैं वह यहाँ पे आपको सॉल्व होती हुई मिलेंगी। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है कि शब्द अर्थात पद ऐसे वर्णाक्षर युग्म होते हैं जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं। क्या कह सकते हैं? जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं। कि शब्द या पद जिन्हें बोलते हैं, शब्द कह लो या पद कह लो। जैसे यह लिखा हुआ है विचार या शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, तो यह क्या है? शब्द है। और ये क्या है? पद भी कहते हैं इसे। तो ऐसे वर्णाक्षर, वर्णों के अक्षर होते हैं ये। तो इसका जो युग्म होता है, जैसे वी से मिलकर बना वी प्लस चा प्लस रा, तो इनका युग्म हो गया। युग्म मीन्स क्या होता है? जोड़ा। युग्म मीन्स जोड़ा। तो शब्द अर्थात ऐसे वर्णाक्षर युग्म होते हैं जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में पद की मुख्य विशेषता निम्न है कि सबसे पहली बात आती है कि ये वर्णाक्षरों के मेल से अस्तित्व में आते हैं। अर्थात वर्णों के अक्षरों को अगर मिला दिया जाए तो ये शब्द बनते हैं। दूसरी बात, ये एक निश्चित अर्थ की उत्पत्ति करते हैं। कह सकते हैं कि ये एक निश्चित अर्थ देते हैं। मान लो कि यह विचार है तो इसी को हम ऐसे इस प्रकार से लिख दें, चाविर, तो इस प्रकार से लिख दें चाविर, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो यह क्या है? एक अर्थ युग्म या निश्चित अर्थ नहीं है इसका कोई। तो इस प्रकार का शब्द तो बनेगा लेकिन इसका कोई अर्थ भी होना चाहिए। तो ये होता है कि ये एक निश्चित अर्थ देते हैं, अर्थात बिल्कुल सटीक आंसर कह सकते हैं कि एक अर्थ की जिससे अनुभूति हो उसे क्या कहते हैं? शब्द। बात करते हैं वर्ण। वर्ण स्वरों के साथ मेल करके अक्षरों का निर्माण करते हैं। वर्ण जो होते हैं, वर्ण क्या होते हैं? आज से लेकर के ज्ञान तक क्या होते हैं? वर्ण कहा जाता है उन्हें। तो वर्ण स्वरों के साथ मिलकर के जो का से लेकर जो ज्ञान तक जो व्यंजन होते हैं वे क्या? उनमें स्वर मिला होता है। जैसे का प्लस अ, का प्लस अ, तो इसमें स्वर मिला तभी तो ये का जाके बना। तो क्या है कि वर्ण स्वरों के साथ मेल करके अक्षरों का निर्माण करते हैं। वर्ण वर्णों तथा अक्षरों के साथ मिलकर संधि के नियमों के आधार पर युग्मित होते हैं। ऐसे सार्थक वर्णाक्षर युग्म को शब्द कहा जाता है। अर्थात आपको सीधी भाषा में शब्द की जो परिभाषा है कि ऐसे सार्थक शब्द या वर्ण या अक्षर कह सकते हैं जिनका युग्म हो। ऐसे सार्थक वर्ण जिनका युग्म हो कह सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। जैसे का प्लस आ मिलकर क्या बना? का। तो का जो है ये वर्ण है, वहीं आ जो है ये स्वर है और का जो पूरा अक्षर बन गया। अब तो इस प्रकार से जैसे क म और ल को जो हम जोड़ते हैं तो ये क्या है? अलग अलग हैं। अगर हम इन्हें युग्म बनाते हैं तो यह युग्म ही क्या कहलाता है? जैसे कमल बना युग्म से, है ना। ये जो वर्ण दिए हुए हैं ये वर्णाक्षर और युग्म क्या हो गया? इनको जोड़ा,
इनको मिला करके क्या बना, युग्म। तो इसी को क्या है, शब्द या पद भी कहते हैं। ध्यान रखना, शब्द को क्या कहते हैं, पद भी कहते हैं, पद। नेक्स्ट चलते हैं कि यदि अक्षर इस प्रकार युग्मित हो कि वे किसी निश्चित अर्थ की उत्पत्ति न कर सकें, तो ऐसे वर्ण युग्म को शब्द की संज्ञा नहीं दी जा सकती। कह सकते हैं कि यदि अक्षर इस प्रकार, यदि अक्षर जो होता है इस प्रकार युग्मित ना हो, इस प्रकार का जोड़ा ना बनाया जाए, तो वे एक निश्चित अर्थ की उत्पत्ति नहीं करते, अर्थात तो उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। जिस प्रकार से ल का म, इसी को हमें उल्टा सीधा जोड़ा तो क्या बना, लकम, जिसका कि कोई अर्थ नहीं होता है, अतः इसे शब्द नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे वर्णाक्षर युग्म को शब्द की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। अब बात करते हैं शब्द की रचना की शैलियों की, अर्थात शब्द जो होते हैं कितनी प्रकार से उनकी रचना होती है। सबसे पहले उपसर्ग। तो शब्दांतों का कह सकते हैं, उपसर्ग जो होता है शब्दांशों का, शब्द के कुछ अंश होते हैं उसमें, तो उनका पूर्व में योग होता है। कह सकते हैं कि जो शब्द रचना होती है, जैसे संधि या वर्णों, संधि जो होती है वर्णों का योग होता है, वहीं समास जो होता है पदों का योग होता है। जो शब्द पूर्व में लगते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, और जो बाद में लगते हैं, पश्चात में होता है बाद में, और जो बाद में लगते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। कभी कभी ऐसे अक्षर युग्म भी बनते हैं। समझ में आया आपकी कि जो उपसर्ग होता है, मान लो, देखो, मान लो कि कोई भी उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लो कह दिया हमने अचार, क्या कह दिया, अचार, क्या कह दिया, अचार। तो चार शब्द है, चार, मूल शब्द क्या है, चार। तो इसमें आ अगर लगाया हमने तो ये आ क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, तो जो कि पहले लगा है, जो कि पहले लगा है। अब हम इसी में अगर आचारी बना देते हैं, इसी को हम बना देते हैं क्या, आचारी, क्या बना दें, आचारी, आचारी बना दें, ठीक है। तो हमें समझना है प्रत्यय क्या है। तो मूल शब्द क्या बन गया, अब आचार, मूल शब्द क्या बना, आचार। अब जो इसमें से प्रत्यय निकल के आएगा वह क्या होगा, ई। आचार प्लस ई को अगर हम युग्म बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे या जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आचारी। तो यह जो हो गया ये क्या है, प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। तो जो पीछे लगे हैं वो प्रत्यय और जो आगे लगे वो उपसर्ग कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कभी कभी ऐसे अक्षर युग्म भी बनते हैं जो अपूर्ण होते हैं, अर्थात वे पूरे नहीं होते हैं। स्वतंत्र रूप से इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि ये अपना अर्थ प्रकट कर सकें या स्वतंत्र अस्तित्व रख सकें। ऐसे अपूर्ण अक्षर युग्मों को शब्दांश या पदांश कहा जाता है। तो जिनका जो अपूर्ण होते हैं उन्हें शब्दांश या पदांश कहा जाता है, अर्थात कहते हैं कि ये किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने लगते हैं और हिंदी शब्द संपदा की वृद्धि में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है, और डिटेल से जानते हैं उपसर्ग की जो परिभाषा निकल के यहाँ पर आती है कि उपसर्ग होता है जो कि शब्द जब शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, कहाँ पे, पूर्व में, तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे ये शब्द है प्रतिक्रिया, शब्द क्या है, प्रतिक्रिया। अगर इसमें से मूल शब्द को देखें तो क्रिया शब्द है, जबकि प्रति जो है वह उपसर्ग है। इसी को क्या कहते हैं, शब्दांश। तो शब्दांश जो होता है ये कह रहा है कि शब्दांश जो होते हैं पूर्ण नहीं होते हैं। तो शब्दांश और शब्द मिलकर के क्या बनाते हैं, तो उपसर्ग से मिला एक शब्द बनाया उन्होंने जो कि प्रतिक्रिया हुआ, प्रति प्लस क्रिया। जबकि प्रत्यय की बात करते हैं कि जब शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं तो वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इसी प्रकार से ये आगे जुड़ते हैं, ये पीछे। जैसे हस प्लस ओढ़ तो क्या बना, हसोड़। ये शब्दांश हुआ और ये शब्दांश, ये शब्द। तो ओढ़ जो है वह शब्दांश है, वहीं हस जो है वह शब्द है। तो प्रत्यय के मेल से बना शब्द क्या बना, हसोड़। तो जो पीछे लगा वह प्रत्यय और जो आगे लगा वह है उपसर्ग। नेक्स्ट बात करते हैं अगर समास, किस समास भाषा विज्ञान में
शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया है जिसमें लघुकरण की रीति से दो अथवा अधिक पदों का मेल करके नए पद का निर्माण किया जाता है। तो यह संश्लेषित अथवा नवनिर्मित पद सामासिक पद कहलाता है। जैसे कमल प्लस नयन बराबर कमल नयन, तो ये सामासिक पद हो गया। अर्थात यह संश्लेषित अथवा नवनिर्मित जो पद होता है वह सामासिक पद कहलाता है। जैसे इसको और इसको, कमल और नयन को मिला करके क्या बनाया, कमल नयन, तो यह सामासिक पद कहलाता है। इसी प्रकार पीत प्लस अंबर पीतांबर, तो यह भी क्या कहलाया, सामासिक पद। बात अगर करते हैं संधि की, तो संधि दो वर्णों के परस्पर संयोग से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यहाँ पे आपके बहुत सारे चैप्टर जो हैं क्लियर हो रहे हैं कि संधि क्या है, जो कि बहुत ही शॉर्ट मेथड में आपको समझाया जा रहा है। जो संधि क्या है कि दो वर्णों के परस्पर संयोग से उत्पन्न होने वाले विकार मीन्स कह सकते हैं गलती, एक तरह से बिगड़ा हुआ रूप, उसको संधि कहते हैं। तो संधियाँ उपसर्ग में प्रत्ययों की तरह शब्द निर्माण में सहायक होती हैं। अर्थात शब्द बनाने के लिए संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तो इन सब की रचना के लिए शब्दों की आवश्यकता, शब्द के लिए इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे नव प्लस आगत, क्या बना, नवागत, तो यह संधि पद कहलाता है। अर्थात इसमें संधि से दो वर्णों से मिलकर के परस्पर उत्पन्न विकार जो होता है, अर्थात नव प्लस आगत, जो कि दो वर्ण थे, शब्द थे, और उनमें क्या है, एक विकार पैदा हुआ, तो यह संधि पद कहलाता है। जैसे नव प्लस आगत नवागत, वहीं विद्या प्लस आलय विद्यालय, इस प्रकार से। तो सार्थक शब्द की अगर बात करते हैं कि वे शब्द जिनमें अर्थ वैशिष्ट होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थात सार्थक शब्दों का विभाजन निम्न 3 आधारों पर किया जाता है। एक तो रचना के आधार पर, सबसे पहले बात करते हैं कि रचना के आधार पर इसकी पुनः 3 कोटियाँ होती हैं। जैसे एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक। अगर आप हो सके तो कॉपी पेन लेके और इन्हें क्या है एक एक करके लिखते भी जाएं, तो बहुत ही ज़्यादा आपको एक बार रिवीजन करने से ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रचना के आधार पर क्या, सार्थक शब्द, फिर शब्द के जो भेद हैं सार्थक और निरर्थक। एक होता है सार्थक शब्द, वहीं दूसरी जगह होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब होता है कि जिसका कि कोई अर्थ हो। अब जो सार्थक शब्द के भेद किए उसने, एक तो किया रचना के आधार पर, जिसमें की बात आती है रचना के आधार पर जो होते हैं, एक होता है रूढ़ और दूसरा होता है यौगिक शब्द। ये शब्द हम क्या पढ़ रहे हैं, शब्द के बारे में डिटेल से जान रहे हैं, है ना। तो रचना के आधार पर जो रूढ़ शब्द है कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ नियत होता है और ये प्राय एक ही अर्थ प्रदान करते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात इनका जो अर्थ है वह नियत रहता है और ये प्राय एक ही अर्थ प्रदान करते हैं। अर्थात तो उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकाल सकता। जैसे मेज है तो मेज को मेज ही कहेंगे, अध्यापक है तो अध्यापक को अध्यापक ही कहेंगे। अर्थात इसका कोई गलत सलत अर्थ नहीं निकाल सकता। वहीं कुश्ती है इत्यादि। बात करते हैं रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द। किसके आधार पर, रचना के आधार पर। तो यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बने होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे गाड़ी प्लस वाला, उसी प्रकार गाड़ी वाला। रूढ़ प्लस यौगिक, रूढ़, और तीसरा और होता है। तो सबसे पहले जानते हैं, देखो शब्द जो होते हैं विचार अगर शब्दों पे किया जाए तो एक तो रूप निकल के आता है सार्थक शब्द और दूसरा निकल के आता है निरर्थक शब्द। तो अर्थ वैशिष्ट होता है का मतलब होता है कि ऐसा जिसका कि कोई एक निश्चित अर्थ हो। वहीं निरर्थक शब्द जो होता है जिसका कि कोई अर्थ
ना हो। तो शब्द जो होते हैं दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। अब शब्दों को ही, सार्थक को ही क्या है, एक तो रचना के आधार पर बांट दिया, एक उत्पत्ति के आधार पर। रचना के आधार पर मत मीन्स शब्दों की रचना किस प्रकार से हुई। वहीं उत्पत्ति के आधार पर इसका मतलब है कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। वहीं अर्थ के आधार पर कि जो शब्द आए उनके क्या क्या अर्थ निकले और क्या क्या अर्थ में उनका यूज होता है। तो सबसे पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक, शब्द के दो भेद। जबकि सार्थक के क्या है, 3 भागों में बांट दिया उन्हें, एक तो रचना के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर। वहीं निरर्थक की अगर बात करते हैं, निरर्थक की, तो एक तो उन्होंने बना दिया विकारी जिसे बोलते हैं, जिसमें विकार हो। वहीं दूसरा होता है अविकारी शब्द, जिसमें विकार न हो। तो ऐसे शब्द होते हैं विकारी के, कौन कौन से शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे एक तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो इसके 4 भाग कर दिए इसने, इसके 2 भाग है ना, पहला दूसरा, इसके 2 भाग, इसने 3 भाग किए। समझ में आ रहा है आपको। वहीं अविकारी जो होता है क्या है कि क्रिया, समुच्चयबोधक, संबंधबोधक और विस्मयादिबोधक। अभी हम इन्हें डिटेल से अच्छे प्रकार से जानेंगे, ठीक है। आप घबराना नहीं इन्हें देख करके, और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आसानी से समझने वाले हैं, ठीक है। तो विकारी अविकारी, तो विकारी होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। वहीं अविकारी जो होते हैं क्रिया, विशेषण, समुच्चयबोधक, संबंधबोधक और विस्मयादिबोधक। क्या, क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, संबंधबोधक और विस्मयादिबोधक। अब बात कर रहे थे हम किसकी, रचना के आधार पर शब्दों के भेद की। सबसे पहला हो गया रूढ़, सबसे पहला क्या हो गया, रूढ़। दूसरा हो गया यौगिक, दूसरा क्या हो गया, यौगिक। और तीसरा और जो भेद आता है, तो रूढ़ शब्द जो होता है, जैसे मेज, रूढ़ शब्द क्या हो गया, मेज अर्थात जिसका एक ही निश्चित अर्थ होता है, अर्थात तो उसका रूप बिगाड़ नहीं सकते। अब इसे जमे थोड़ी कह सकते हैं, या इसका कुछ और थोड़ी कह, मेज को कुर्सी थोड़ी कह सकते हैं, समझ रहे हो। मेज को कुर्सी नहीं कह सकते, कुर्सी है तो कुर्सी ही रहेगी। तो इस प्रकार से जो होता है रूढ़ होता है। वहीं यौगिक जो होता है तो वह 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। जैसे गाड़ी वाला, गाड़ी प्लस वाला, गाड़ी वाला। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। इस प्रकार से जो यौगिक शब्द होता है 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। अब ये किस प्रकार से निर्मित होते हैं कि ये 4 तरीके से निर्मित हो सकते हैं। कैसे, क्या, यौगिक शब्द सबसे पहले उपसर्गों के आधार पर। जैसे हम इसको लिखते हैं परोपकार और एक दंत, तो हम परोपकार को क्या लिख सकते हैं, परोप 2 शब्दों से ही तो मिलकर बना, परोप प्लस कार, परोप प्लस कार, इस प्रकार से परोपकार। वहीं एक दंत, एक प्लस दंत। तो इसी प्रकार से जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग क्या लगा इसमें बताइए, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, तो उपसर्ग लगते हैं सबसे पहले। तो परोप उपकार शब्द है ना, उपकार। तो इसमें परोपकार, इस प्रकार से तो आ उपसर्ग लग के ये बना। वहीं प्रत्ययों के आधार पर कैसे, जो पीछे लगी, जैसे तैराक, चौथराइन है ना, चौथराइन जिसे बोलते हैं, अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं, तैरना से क्या बना, तैराक, तैरना प्लस आँख। अब इसको जब हम पूर्ण रूप इसका बनाएंगे तो क्या बना सकते हैं इसे, तैराक। तो तैराक कौन होता है, तैरने वाला। वहीं चौथराइन, चौथ प्लस राइन। तो इस प्रकार से जो शब्द होते हैं कह सकते हैं कि जो रूढ़ और एक होता है यौगिक। तो यौगिक जो शब्द हैं 2 शब्दों से मिलकर के वो बने होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तीसरी अगर बात करते हैं कि ये किस प्रकार से बनते हैं, कि उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों के आधार पर।
उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के आधार पर कैसे बनते हैं कि एक हो गया अनुकरणीय। अब इसे जानते हैं कि एक तो सबसे पहले इसमें प्रत्यय भी लगा होगा और उपसर्ग भी लगा होगा और पीछे प्रत्यय भी लगा होगा। तो हम शब्द है अनुकरण, शब्द क्या है अनुकरण, तो करण शब्द है, करण क्या है मूल शब्द, ठीक है। अब इसमें हम अनु लगाएंगे तो ये क्या हो गया अनुकरण। अब इसमें अगर ई लगा दिया हमने तो क्या बन गया, ये ई जो प्रत्यय है और अनु जो है क्या है उपसर्ग, अनु क्या है उपसर्ग। तो अनु उपसर्ग से अनुकरण बना, जबकि अनुकरण शब्द में इस पूरे अनुकरण शब्द में ई लगा दें तो अनुकरणीय हो जाएगा। तो इसमें कह सकते हैं कि उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी लगा है। तो ये दोनों आधारों पर इस प्रकार से हो जाते हैं। वहीं बात अगर चौथे नंबर की करते हैं कि किस प्रकार से यौगिक शब्द इसके आधार पर बनते हैं कि समास के आधार पर, कैसे कि चंद्रशेखर, अब इसको चंद्र है शेखर पर जिसके अर्थात तो वह होता है चंद्रशेखर। वहीं दशानन, दस हैं सिर है जिसके, 10 प्लस आनन, अब दशानन शब्द है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस आनन, 10 प्लस आनन, 10 मिस 10, आनन मिस क्या होता है सिर, आनन मिस सिर। तो 10 हैं सिर जिसके वह क्या है रावण। तो इस प्रकार समास से बनाया हमने, क्या बनाया यौगिक शब्द। अब तीसरा जो आता है किसके आधार पर, हम चल रहे हैं रचना के आधार पर, और रचना के आधार पर जो है वह किसका है सार्थक शब्द होता है। शब्द के 2 भेद निरर्थक सार्थक, वहीं सार्थक के 3 भेद, जिसमें सबसे पहला रचना के आधार पर, और रचना के आधार पर कितने भेद 3 भेद, समझ में आ रहा है। तो इसके आधार पर अब जो बात आती है कि एक था रूढ़, दूसरा था यौगिक और तीसरा था योग रूढ़, तीसरा योग रूढ़। ऐसे शब्द जो यौगिक शब्दों के आधार पर निर्मित होते हैं किंतु अपना रूढ़ अर्थ प्रदान करते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कि ऐसे शब्द जो यौगिक शब्दों के आधार पर, यौगिक मीन्स मिले हुए, जैसे गाड़ीवान था तो इस प्रकार के शब्दों के आधार पर तो निर्मित होते हैं किंतु अपना रूढ़ अर्थ प्रदान करते हैं तो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लम्मा प्लस उदर बना तो 2 शब्दों से मिलकर की, लेकिन उसका एक अलग निश्चित अर्थ होता है कि लम्बोदर, लम्बोदर को हम क्या कहते हैं कि जो गणेश जी का नाम है उसे ही क्या कहते हैं लम्बोदर। लम्मा है उदर जिसका, उदर उदर मीस होता है पेट, लम्बा मीस लम्मा, तो लम्मा है उदर जिसका उसको क्या कहेंगे लम्बोदर। तो यह गणेश जी का नाम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि यह रूढ़ अर्थ है, रूढ़ अर्थ है, अर्थात लम्बोदर को हम शिव जी थोड़ी कह सकते हैं। तो गणेश जी का नाम है तो हम गणेश जी कहेंगे या कोई और थोड़ी कह सकते हैं। इस प्रकार बहुवीर्य समास वाले सामासिक शब्द इसी श्रेणी में आते हैं। अर्थात बहुवीर्य समास जो होता है, समास अगर हम डिटेल से पढ़ेंगे जानेंगे कि बहुवीर्य समास जो होता है वह क्या होता है। अर्थात जो इस प्रकार से बहुवीर्य समास का उदाहरण होता है तो कह सकते हैं कि सामासिक शब्द जो होते हैं इसके सभी, जैसे लम्बोदर, दशानन, चतुर्भुज, वीणापाणी, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वे बहुव्रीहि समास वाले सामासिक शब्द की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। देखो एक तो हो गया रचना के आधार पर, दूसरा हो गया उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर। तीसरा क्या है अर्थ के आधार पर। तो हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, जो कि किसका भेद है सार्थक शब्द का, किसका सार्थक शब्द का। तो हम उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं कि किस प्रकार से शब्द बांटे जाते हैं। कि उत्पत्ति के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, और एक होता है संकर। क्या संकर। अब जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। आप इन्हें लिखते जाएं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आपको ज़्यादा फालतू का मैटर और जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आता है वह विभिन्न प्रकार का होता है। आप उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे
जिससे कि आपका जो मैटर है पूरी तरह से सॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं, कौन सी भाषा? संस्कृत लैंग्वेज के, तथा मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। किसमें? मूल रूप में। अपने मूल रूप में संस्कृत के शब्द हैं। जैसे ऋण क्या है? ये ऋण दिया है, ये क्या है? संस्कृत का शब्द है। तो अपना मूल रूप में ही ये क्या है? यहाँ पर ले लिया गया है हिंदी में। वहीं मात्र शब्द है, मात्र, तो ये क्या है? मात्र मीन्स क्या होती है? माता। गौ, गौ मीन्स गाय। कृपा मीन्स कृपा। पितृ मीन्स पिता। तो इनका जो अर्थ होता है ऐसे, या कह सकते हैं संस्कृत के शब्द आएंगे, वे क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द। वहीं तद्भव शब्द की अगर बात करते हैं कि जो तत्सम शब्दों से व्युत्पन्न है, जैसे किवाड़, कपड़ा, अंगोछा, हाथ, रात, दिन, तो हम कह सकते हैं कि जैसे हाथ है, हाथ, ठीक है, हाथ शब्द है, एक शब्द को ले लिया हमने, यह हाथ शब्द है, ठीक है। तो ये तो क्या है? तद्भव शब्द। क्या है? तद्भव, ठीक है, ये क्या है? तद्भव शब्द। जबकि हम इसका अगर संस्कृत रूप देखें तो हम होता है हस्त, हस्तमित हाथ, हस्तमीस हाथ। तो ये क्या है? तत्समरूप है। ये क्या है? तत्समरूप। तत्समरूप ये कहलाता है। तो तत्सम हो गया हस्त और तद्भव हो गया हाथ। इसी प्रकार के बहुत सारे शब्दों की प्रैक्टिस हम आगे करेंगे, और आप जब हम डिटेल से तत्सम, तद्भव, देश, विदेशी इन शब्दों को पढ़ाएंगे डिटेल से, तो तब आप इस अच्छी प्रकार से और समझ में आने वाले हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आप समझ रहे होंगे। तो नेक्स्ट है देशज शब्द। क्या? देशज शब्द। अब देशज शब्द क्या है कि जो लोक जीवन में प्रचलित देसी भाषाओं से उत्पन्न है। जैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल देसी गंवारू भाषा में, जिन्हें ऐसे शब्दों को गढ़ दिया गया है, बना दिया गया है। इनकी उत्पत्ति क्या है? किसके आधार पर हुई है? देखो, उत्पत्ति किसके आधार पर? बिल्कुल गांव वाली भाषा में। उत्पत्ति, उत्पत्ति किस कहाँ से प्रकट हुई? कह सकते हैं ठेठ गंवारू भाषा में। ऐसे शब्द जो आम बोलचाल की भाषा में किसी न किसी से सुनाई पड़ते ही रहते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? देशज शब्द। क्या कहते हैं? देशज। देसी भाषा के, जो लोक जीवन में प्रचलित देसी भाषाओं या देशज, देशज मीन्स देसी भाषाओं से व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न है मीन्स पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। जैसे डकार शब्द है, डकार, तो ये कहीं विदेशी भाषा से चलकर थोड़ी आया। तो डकार क्या है? अपने अपने हमने बना लिया। वहीं लचक, लोटा, पेड़, चाचा, नाना, इस प्रकार के शब्दों का कोई इतिहास नहीं है, ये हमने अपने आप बनाए। नेक्स्ट बारी आती है विदेशज शब्द, जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आकर प्रयोग होने लगे हैं। अब ये आए विदेशी भाषा से, कह सकते हैं कि कोई अमेरिका से आया, कोई पाकिस्तान से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई अरबी का है, कोई फारसी का है। तो हिंदी, रेल, पेन, पायजामा, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं, जैसे स्कूल, है ना, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वे सब विदेश से आते हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो शब्द हैं आते हैं, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज और विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। नेक्स्ट बात आती है कि संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? संकर कह सकते हैं कि शंकर भगवान नहीं, संकर शब्द मतलब दो भाषाओं के मेल से बने शब्द। संकर मीन्स मिश्रित। संकर मीन्स क्या होता है? मिश्रित। अर्थात संकर एक तो होता है इस प्रकार से संकर लिखा हुआ, समझ रहे हो? किस प्रकार? एक तो संकर होता है इस प्रकार से लिखा हुआ, ठीक है। अब ये लिखने में भी अंतर देखो, यहाँ पे भी आप जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं उनको भी सुधार सकेंगे। तो संकर शब्द होता है, ये तो संकर, शंकर जी को कहते हैं, जबकि इसका मतलब क्या होता है? संकर मीन्स मिश्रित। संकर मीन्स मिश्रित, मिला हुआ। तो जो दो भाषाओं के मेल से बने हैं, जैसे मोटर गाड़ी, एक तो गाड़ी शब्द है, अब एक गाड़ी ले लिया, एक मोटर ले लिया। मोटर अंग्रेजी भाषा का है, वहीं गाड़ी जो है क्या है? गाड़ी, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो ये मिला के हमने जो शब्द बनाए वो क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। समझ में आ रहा है?
वहीं बाबू साहब, मास्टर जी, इस प्रकार के शब्द। वहीं अर्थ के आधार पर अगर बात करें, समझ रहे होंगे कि जो शब्द सबसे पहला सार्थक शब्द, सार्थक और निरर्थक, उसके क्या 3 भेद, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हो गए रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, 3। रचना के आधार पर कितने हो गए? 3, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। वहीं उत्पत्ति के आधार पर कितने हो गए? 5। उत्पत्ति के आधार पर कितने हो गए? 5। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, और एक होता है संकर। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर होते हैं एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। ये भी कितने हो गए? 4। एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची और विलोम शब्द, 4 प्रकार के। रचना के आधार पर 3, उत्पत्ति के आधार पर 5 और अर्थ के आधार पर कितने हो गए? 4 प्रकार के। तो आप वीडियो को एंड तक देखें और गारंटी के साथ अभी आपको याद होने वाले हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको बार बार देखें वीडियो को, जिससे कि आपके जो समझ में चुटकियों में आने वाला है। ध्यान रखें। अर्थ के आधार पर चलते हैं कि जो शब्द के जो भेद होते हैं, किस प्रकार से उन्हें श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में बांटा है। एक होता है एकार्थक। अब जो शब्द एक ही अर्थ प्रदान करें, अब ध्यान रखना कि ये शब्द सब जो मैं हिंदी ग्रामर जो पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं जाने वाला है। ध्यान रखना, सब 100% यहीं से ग्रामर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो एकार्थक शब्द जो होते हैं कि जो शब्द एक ही अर्थ प्रदान करें, कह सकते हैं जो रूढ़ शब्द था उसका भी एक ही अर्थ था, और यहाँ पे जो एकार्थक शब्द हैं वह भी एक ही अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे कुर्सी है तो कुर्सी, पतंग है तो पतंग, पृथ्वी है तो पृथ्वी, ऐसे एकार्थक शब्द कहलाते हैं। वहीं अनेकार्थक शब्द की अगर बात करें कि जो शब्द प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ प्रदान करें, प्रसंग के अनुसार। प्रसंग क्या होता है कि अर्थात जो जैसा देश वैसा उसके अनुसार कह सकते हैं। कि पानी मीन्स क्या होता है? इज्जत। पानी मीन्स इज्जत भी होती है, पानी मीन्स जल भी होता है, पानी मीन्स पॉलिश भी होता है। तो इनके अनेक अर्थ निकलते हैं। अनेक मीन्स बहुत सारे अर्थ एक ही शब्द के निकलते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? अनेकार्थक शब्द। जैसे रोटी है, रोटी को खाद्य भी कहते हैं, रोजगार भी कहते हैं। वहीं कनक में सोना भी होता है, कनक में धतूरा भी होता है। इसी प्रकार तीसरा जो है पर्यायवाची शब्द। तो ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्दों के परिवर्तित रूप हैं, परंतु वे आपस में समान अर्थ ही देते हैं। जैसे गणेश, एकदंत, लंबोदर, विघ्न विनाशक, गणपति। अर्थात कह सकते हैं कि एक शब्द ले लिया हमने गणेश, आपको कह दिया जाए कि गणेश के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द मतलब इसके अनेक नाम होते हैं, कह सकते हैं। अब गणेश जी के क्या क्या नाम हैं, वहाँ आपको ये लिखने हैं। लंबोदर, विघ्न विनाशक, गजपति, गणपति, है ना, एकदंत, और कह सकते हैं लंबोदर, लम्बा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी का जो पेट है ना वह लंबा है, इसलिए उन्हें लंबोदर नाम दिया गया। एक दंत, गणेश जी का क्या है? एक दांत तोड़ दिया गया था या कह सकते हैं एक ही दांत है उनका, इसलिए उनका नाम पड़ा एक दंत। विघ्न विनाशक का मतलब है कि विघ्नों का हरने वाले, बाधाओं को हरने वाले, तो उन्हें विघ्न विनाशक कह दिया। गणपति, गणों के पति, अर्थात देव कह सकते हैं, जो नंदी आदि उनके पति, या कह सकते हैं उनके राजा। वहीं बात करते हैं विलोम शब्द की, तो जो किसी मूल शब्द के विपरीत अथवा उल्टा अर्थ प्रदान करते हैं तो उन्हें क्या कहता है? अपोजिट जानते ही हैं आप सब कि उल्टा अर्थ जिनका हो। तो ज्ञात, अज्ञात, सुजन और दुर्जन, सज्जन, दुर्जन, है ना। दुर्जन मीन्स दुष्ट, सुजन मीन्स अच्छा पुरुष, अज्ञात मीन्स जिसके बारे में कोई ज्ञात ना हो, ज्ञात मीन्स जिसके बारे में सब कुछ ज्ञात हो,
तो इस प्रकार के जो शब्द हैं बनते हैं। वहीं अब बात कर रहे थे किसकी, एक तो हो गया शब्द जो हैं सार्थक और एक निरर्थक, दो प्रकार के, ठीक है। अब जो सार्थक शब्दों का आज हमने यहाँ पे डिटेल में वर्णन किया है। तो सार्थक शब्द क्या हैं, जिनका कि कोई निश्चित अर्थ हो उसे कहते हैं सार्थक शब्द। वहीं जो सार्थक शब्द होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर कौन कौन से, कितने, रचना के आधार पर 3, कौन कौन से, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। वहीं उत्पत्ति के आधार पर कितने, 5, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अर्थ के आधार पर 4, कौन कौन से, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपके समझ में आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम इस निरर्थक शब्द को जो कि डिटेल में समझेंगे, जिसके कि 2 रूप, विकारी, अविकारी, जिसमें कि ये इसके 4 और इसके 4, विकारी के 4, अविकारी के 4, इनके बारे में जानेंगे हम डिटेल से। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आगे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।